Good morning, students. Today is your assistant class, and I am going to teach chapter number 2 of history, from trade to territory. Okay, so in this chapter, I am going to teach you some important topics like arrival of the Europeans, Battle of Plassey, Battle of Buxar, annexation of Punjab, annexation of Sindh, doctrine of Lab, subsidiary alliance. Okay, I'll explain these topics so you can easily solve the exercises and you can easily understand the chapter. Okay, so let's start. फर्स्ट टॉपिक इज़ अराइवल ऑफ द यूरोपियंस. ठीक, यूरोपियंस इंडिया में कब आए और क्यों आए. इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में थे. ठीक है, तो जो वॉयरर्स थे और एक्सप्लोरर्स थे, यानी जो पूरे इंडिया को जो पूरे वर्ल्ड में घूमते थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो रिसोर्स यानी मिनरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की जो कॉस्ट बहुत लो है, सो हम यहाँ पर आकर अपनी बिज़नेस करेंगे. इसके इनसे हमें ये फ़ायदा होगा, ये प्रॉफिट होगा कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हो जाएगी. ठीक है, और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल वगैरह वो बहुत ज़्यादा लो थे, यानी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम थी. तो काफ़ी कंपनीज इस वजह से इस बेनिफिट को देखते हुए इंडिया में आई और इंडिया में अपनी कंपनीज बनाना स्टार्ट की. ठीक है, जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे जिनका इंडिया में इंटरेस्ट था, जो चाहते थे कि हम इंडिया में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, वो थे फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, ट्रैवलर्स फ्रॉम स्पेन, डैनिश ऑल्सो ट्रेडेड विद इंडिया बट एट मच स्मॉलर स्केल. उन सब ने भी इंडिया से ट्रेड किया, इंडिया से कारोबार अपना स्टार्ट किया, अपना बिजनेस, लेकिन थोड़े स्मॉलर स्केल पर. ओके, सो हियर सम कंट्रीज नेम आर गिवन, सो यू कैन रीड दिस and you will understand. It's not so difficult. Okay, so let's go to the next topic. The next topic is the conquest of Bengal. सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में ये हुआ था स्टूडेंट्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी इंडिया में लगाई थी हुगली में. ठीक, 1651 में सबसे पहली कंट्री उनकी इंडिया में लगी थी, हुगली में. तो जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उन लोगों ने अपने ऑफिसेज, अपने वेयर हाउसेज बनाना स्टार्ट कर दिए थे. कुछ ही टाइम के बाद जब उनकी फैक्ट्री जब डेवलप्ड हो गई, बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गई, कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने राइट्स यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिए. काफ़ी विलेजेस पर, 3 से ज़्यादा गाँव पर उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो अब कोलकाता कहा जाता है, पहले वो कलिकता कहा जाता था, उसके बाद कलकत्ता. तो कलिकता में उन्होंने कुछ ऐसे विलेजेस थे जहाँ पर उन्होंने ज़मींदारी राइट्स स्टार्ट कर दी. जब नवाब्स को, जब वहाँ के जो रूलर्स थे, जो वहाँ के किंग्स थे, उन्हें इस बारे में पता लगा, तो इसकी वजह से बैटल ऑफ प्लाजी 1757 में हुआ. जब उन्हें ये पता लगा कि बंगाल पर उनका ब्रिटिशर्स अपना राइट जमा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं और इंटरनल अफेयर्स में उनके इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से बैटल ऑफ प्लाजी 1757 में हेल्ड हुआ. ओके, द नेक्स्ट वन इज द बैटल ऑफ प्लाजी 1757 एंड सी. 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था. बैटल ऑफ प्लाजी जो वॉर हुआ था वो जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था. ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस वॉर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और वो बहुत ज़्यादा इस वॉर को इसलिए भी लड़ना चाहती थी क्योंकि वो बंगाल पर अपना पूरा हक जमाना चाहती थी, बंगाल को अनेक्स्ट करना चाहती थी, क्योंकि बंगाल उस टाइम पर एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ की जो सॉइल वगैरह थी, जो एक बहुत ही फर्टाइल एरिया था, यानी जहाँ पर ट्रेड करना, एग्रीकल्चर करना, मिनरल रिसोर्सेज की क्रॉपिंग करना बहुत इजी था उस टाइम पर. ठीक है, तो बंगाल एक बहुत ही फर्टाइल एरिया था, जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स से चाहते थे कि बंगाल भी उनके अंडर में आ जाए. ठीक, अब कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ये बैटल हुआ था. सबसे पहला रीज़न था द मिसयूज़ ऑफ रॉयल फरमान बाय कंपनी. मिसयूज़ ऑफ रॉयल फरमान इन 1717 में जो कंपनी थी उन्हें एक रॉयल फरमान मिला. ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है, नवाबुद्दौला, उन्होंने एक फरमान लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो बिना किसी टैक्स के और बिना किसी एक्साइज ड्यूटी के लोगों को सामान प्रोवाइड करें. लेकिन उन्होंने अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इस फरमान को थोड़ा इंडल्ज कर दिया, थोड़ा चेंजेस उसमें कर दिए कि वो जो बिज़नेस करेंगे वो बिना एक्साइज ड्यूटी और बिना कुछ पे किए करेंगे इंडिया में. ठीक है, तो इसकी वजह से एक ये रीज़न था जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लाजी हुआ. फिर सेकेंड रीज़न था फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने उस एरिया को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया था, अपनी वॉल्स वगैरह बिना परमिशन के. वहाँ का जो किंगडम था, वहाँ के जो किंग थे बंगाल के नवाब, उनसे बिना पूछे अपनी चीज़ें वहाँ पर लगाना शुरू कर दी थी. ठीक, फिर थर्ड पॉइंट है डिसरिस्पेक्टिंग द नवाब. जो कंपनी के ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत ही
एरोक्वेंट टाइप लेटर्स, ठीक है, नवाब को लिखना शुरू कर देते, जिसकी वजह से उनकी प्राइड यानी उनका जो गर्व था वो हर्ट हुआ। उन्हें बुरा लगा कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मुझे ऐसे लेटर्स लिखे। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी ऑकर्ड हुआ था। ओके, द नेक्स्ट वन इज द बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल ऑफ बुक्सार का क्या रीज़न था? कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी कि वो अपने बिजनेस को फैलाए, ठीक है, एंड वॉज नॉट कीन टू टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरीज। लेकिन बट दिस वॉज गेटिंग डिफिकल्ट एज द पपेट नवाब वॉज नॉट एज हेल्पफुल एज एंटिसिपेटेड। लेकिन ये डिफिकल्ट हो गया था उनके लिए कि जो उनके पपेट नवाब थे, ठीक है, यानी वो नॉट एज हेल्पफुल एज एंटिसिपेटेड, ठीक है, वो इतने हेल्पफुल नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था। मीर जाफ़र जो थे वो अल्टीमेटली उन्हें रिप्लेस कर दिया गया मीर कासिम के साथ, जो मीर जाफ़र के सन इन लॉ थे। मीर कासिम ने भी इतनी अच्छी जो एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी की उस पर नहीं उतर पाए, ठीक है, तो उन्हें ऐसे कि पैरेलल ट्रेडिंग राइट्स टू द इंडियन मर्चेंट एंड स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन हिज आर्मी। ओके, बैटल ऑफ बुक्सार का वो रीज़न था कि काफ़ी लोगों के जो किंगडम्स थे, वहाँ के किंग्स थे, उन्हें रिप्लेस करने के बाद भी कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर वो लोग नहीं उतर पाए थे, तो जिसकी वजह से बैटल ऑफ बुक्सार ऑकर्ड हुआ। फिर आया डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये था डुअल गवर्नमेंट का कि ये बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड क्लाइव के थ्रू 1765 में, ठीक है। इसके अंदर ये था कि डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नेंस बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी। इसमें जो पावर्स थी वो नवाब और कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में डिवाइड हो जाती, ठीक है। सो डुअल गवर्नमेंट ये था। फिर आता है हमारा सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस कराया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 तक, जो रजिंदर आए थे, जिन्होंने एक्सपेंशन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ही एंटर्ड इनटू अलायंस विद वेरियस इंडियन रूलर एंड वाज एबल टू असर्ट द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर जो पॉइंट था, बहुत सारी इंडियन रूलर के साथ वॉज एबल टू असर्ट द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया और इंडियन स्टेट विदाउट वैगिंग अ वॉर। बिना किसी वॉर के इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है उसको उसे अनेक्स करना, ठीक है, उसे अपने अंडर में लेना, वो स्टार्ट हो गया था। तो इसके कुछ फीचर्स थे। इंडियन स्टेट्स एक्सेप्टिंग द अलायंस हैड रिकॉग्नाइज द कंपनी पावर एज परमानेंट। जो इंडिया स्टेट्स थे उन्होंने इस अलायंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था और कंपनी की पावर्स को पैरामाउंट्स पाने लगे थे। ब्रिटिश रेसिडेंट जो था वो भी कोर्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, जो जहाँ पर ब्रिटिशर्स रहा करते थे, वहाँ उस जगह को एक कोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट मानने लगे थे लोग। इंडियन स्टेट्स कुड नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एनी अदर इंडियन स्टेट और फॉरेन पावर। इंडियन स्टेट जो थी वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या किसी भी एग्रीमेंट के अंदर बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन से नहीं आ सकते थे। एज अ पार्ट ऑफ द कोई भी एग्रीमेंट वो नहीं साइन कर सकते थे। एज अ पार्ट ऑफ द अलायंस ऑफ द कंपनी वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एग्रेशन। अलायंस का पार्ट होने के वजह से जो कंपनी थी वो प्रोटेक्ट करेगी इंडिया के स्टेट्स को किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से, ठीक है। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस। अब आता है वॉर्स विद मैसूर। वॉर्स विद मैसूर में मैसूर एक बहुत ही पावरफुल स्टेट माना जाता था उस टाइम पर, जिसकी जो लीडर थे वो थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक। जब ब्रिटिशर्स को पता लगा जैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली की इन्फ्लुएंसेस बढ़ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट किया एंड ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब हम इस स्टेट को अपने अंडर करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को देखते हुए टीपू सुल्तान और हैदर अली ने देखा कि ब्रिटिशर्स का भी जो डेंजर है वो एक्सपोज हो रहा है, तो उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसे स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंच ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक मॉडर्न अर्सेनल बिल्ड किया। दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद द ब्रिटिश, ठीक है, तो जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, ब्रिटिश ज़्यादा अच्छा नहीं चला। लेकिन जब ब्रिटिश ने भी उनका साथ छोड़ दिया, जो उनकी फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने, तो ब्रिटिश टीपू सुल्तान ने तभी भी कोई हार नहीं मानी। उन्होंने अपने फादर्स की जो पॉलिसी थी उस पर वो रहे और अपनी आर्मी को ट्रेन करते रहे। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी रखें, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ये भी ट्राई किया कि जो अब ब्रिटिशर्स के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसे डिनाई किया जाए, ठीक है, उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो इस वजह से जब उन्होंने इस बात पर आवाज़ उठाई कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी बना रहे हैं वो ज़्यादा नहीं मानी जाएगी, इस वजह से वॉर्स विद मैसूर भी हेल्ड हुआ। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ये था कि अगर कोई भी स्टेट ऐसा है जहाँ पर एक रूलर जो जहाँ का रूलर है, अगर उनका कोई अपना हिरार्किकल सन नहीं है, यानी अपना खुद का बेटा नहीं है, तो वो स्टेट, यानी अगर वो किसी फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ने
फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सन को अडॉप्ट किया था, ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी ने उनसे उनका स्टेट छीन लिया था जस्ट बिकॉज उनके मरने के बाद उनका जो वारिस था वो हिरार्किकल नहीं था, बल्कि उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, यानी वो खुद उनका अपना नहीं था बल्कि उन्होंने किसी से अडॉप्ट किया था। तो इस वजह से उनका स्टेट ले लिया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ये था कि अगर कोई भी रूलर है, अगर उनका खुद का अपना सन नहीं है, अपना कोई रूलर नहीं है उनके जाने के बाद, तो उनका वो स्टेट ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया जाएगा। ओके, फिर आता है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह जो थे बहुत ही कंसोलिडेटेड नंबर ऑफ मिस्ल इनटू अ किंगडम, बहुत सारी मिस्ल थी उनके पास पूरे किंगडम में। वो सबसे ज़्यादा अच्छे रूलर माने जाते थे जो कि एनेक्सेशन पंजाब को संभालते थे। पंजाब उनकी डेथ के बाद पंजाब बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जितने भी वहाँ के एडवांटेजेस थे पंजाब के, जितनी भी रूल्स रेगुलेशन थी, महाराजा रणजीत सिंह ने सबको तोड़कर अपनी रूल्स रेगुलेशन और अपने अकॉर्डिंग पंजाब को चलाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, फिर हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल बने इंडिया के, ठीक। गवर्नमेंट जनरल को हेल्प करने के लिए 4 मेंबर जो थे वो सेटअप किए गए थे और डिसीजन लिया गया था मेजोरिटी वोट द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट थी उस टाइम पर कलकत्ता में थी, ठीक। जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के वो भी उन्हें भी रिक्वायर्ड टू प्लेस फॉर द मिनिस्ट्री वाइल करस्पॉन्डेंट रिलेटिंग टू सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स रिलेटिंग टू इंडिया। उन्हें भी ये था कि उन्हें भी किसी न किसी जगह पर आप प्लेस करना है जब तक मिनिस्ट्री सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स को करस्पॉन्डेंस नहीं कर लेती इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ब्रिटिश इंडिया